हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 2 मार्च 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। चलते हैं आज की डिस्कशन के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हो आज की इंडियन एक्सप्रेस एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था पहले ही पेज के ऊपर। यहाँ पर देखो, नोटिस करो कि बात क्या कर रहे हैं। कई बार ना हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि यार इंडिया की जीडीपी इतने परसेंट से बढ़ गई या फिर ये चीज़ हमने बहुत अच्छी कर दी। पर कभी सोचा है कि अगर हमारे नंबर्स ही गलत हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस केस में देखो, हम अक्सर बात करते हैं ना कि इंडिया बहुत स्टेप्स ले रहा है हमारे फॉरेस्ट कवर को इम्प्रूव करने के लिए। और अगर आपने पिछली रिपोर्ट्स देखी होंगी तो आपने रियलाइज भी किया होगा कि हमारा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हो रहा है। पर अगर आपको मैं बताऊं कि हमने किसी भी चीज को फॉरेस्ट के अंदर क्लासिफाई कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो, यहाँ पर ना जो वीआईपी घर है उनको भी हमने फॉरेस्ट के अंदर डाल दिया। जो चाय के गार्डन्स हैं उनको भी फॉरेस्ट के अंदर, रेल यार्ड, प्लांटेशन, ये सारी की सारी चीजें फॉरेस्ट के अंदर आ रही हैं। इसी तरह से आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ठीक है, आरबीआई की जो बिल्डिंग है ना संसद मार्ग के ऊपर, वो भी फॉरेस्ट के अंदर आ रखी है। ठीक है, लुटियंस बंगलोज जहां पर जो लोग देश को चलाते हैं उनको भी हमने फॉरेस्ट के अंदर डाल दिया। ठीक है, अलग अलग तरह की इंक्रोचमेंट्स होगी, इनको भी फॉरेस्ट के अंदर डाल दिया। तो फॉरेस्ट का एरिया तो बढ़ना ही है। अगर हर चीज लोगों के घरों को ही हम फॉरेस्ट के अंदर डाले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो बढ़ेगा ही। यही तो एक मिथ है एफॉरेस्टेशन का। ठीक है ना, तो देखो पॉइंट काफी क्वेश्चनेबल हो जाता है, स्पेशली मेंस के लिए ना। इस तरह की चीजें कई बार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई बार मैं आगे फ्यूचर में आपसे डिस्कस करूंगा इस तरह की चीजों को। तो बट आप खुद नोटिस कीजिए कि अगर हम जो नंबर्स प्रेजेंट कर रहे हैं और अगर हम उन नंबर्स के बेसिस के ऊपर अपने आप को बोल रहे हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, पर अगर नंबर्स ही गलत है तो ठीक है ना, तो पॉइंट नहीं बनता उन चीजों का। बट एनीवेज, ये मेंस का डिस्कशन हो जाएगा, किसी और दिन करेंगे। बट आप फॉर अ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, आप मुझे एक चीज क्या बताओगे कि आखिर फॉरेस्ट होता क्या है। जो हमारी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ना, उसने फॉरेस्ट की एक प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है, तो वो आप मुझे बताओगे। ठीक है, फॉरेस्ट का ऐसे नहीं है कि किसी भी चीज को फॉरेस्ट बोल दिया। जैसे मान लो मेरे घर के बाहर एक पेड़ है, क्या वो भी फॉरेस्ट के अंदर आ जाएगा? नहीं। ठीक है ना, हमें देखना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओगे कि फॉरेस्ट की आखिर डेफिनेशन क्या होती है। दूसरी चीज, एक एफसीआरए के रिगार्डिंग यहाँ पे न्यूज है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये सेम न्यूज को हिंदू ने भी कवर किया हुआ है। तो एफसीआरए का ये जो रेगुलेशन है, ये कौन सी मिनिस्ट्रीज को मेजरली देखती है, ये मिनिस्ट्री का नाम आप मुझे बताओगे। तीसरी चीज, जीएसटी का कलेक्शन, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। तो इस बार जीएसटी कलेक्शन क्या हुआ है, ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ के आसपास है। तो ये बात भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इससे एक स्टैटिक क्वेश्चन क्या बनता है कि जो जीएसटी काउंसिल है, इसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कितनी मेजोरिटी से लिए जाते हैं। ठीक है, क्या 50% मेजोरिटी है, क्या 66% है, क्या 75% है, किस तरह से लिए जाते हैं, ये आप मुझे बताओगे। फिर इसको हम कल डिस्कस करेंगे। राइट। अब जो मैंने कल आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे उनको एक बार क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैंने आपको पूछा था ये G20 कंट्रीज के बारे में, राइट। और मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था उसी के बेसिस के ऊपर। तो इस पर्टिकुलर चीज को एक बार क्विकली हम देख लेते हैं। दरअसल में ना थोड़ा यहाँ पे आप एक बार चीजें रिवाइज हो जाएंगी। हुआ क्या दरअसल में, 1970s के अराउंड था, 75 के आसपास, 73 75 के आसपास का टाइम है। उस टाइम हमें दुनिया में ना ऑयल क्राइसिस देखने को मिला। सर ठीक है, ऑयल क्राइसिस से क्या हुआ, ऑयल के दाम बढ़ गए। ठीक है, दुनिया में इन्फ्लेशन आ गया। तो दुनिया की ना 6 कंट्रीज साथ में आई। सर क्या करने के लिए, ये आपस में डिस्कस करेंगी कि भैया जो दुनिया में मुद्दे हैं हम उसको कैसे टैकल करें। एक्चुअल में उस टाइम 6 कंट्रीज का ना इनका फोकस था इकोनॉमी के ऊपर, कि रीजन बीइंग कि ऑयल क्राइसिस चल रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, तो कैसे इकोनॉमिकल इश्यूज को हम टैकल करें। तो ये सर 6 कंट्रीज थी कौन सी? तो देखो ये 6 कंट्रीज थी, जर्मनी, यूके, फ्रांस, यूएसए, इटली और जापान। ठीक है, कनाडा नहीं थी उस टाइम पे। ठीक है, ये बाकी की 6 कंट्रीज थी उस टाइम। तो इसका नाम क्या रख दिया हमने, G6 रख दिया। तो ये 6 कंट्रीज स्टार्टिंग में मिली। फिर बाद में इन्होंने बोला कि चलो हम इसमें कनाडा को भी इंक्लूड कर लेते हैं। फिर ये 6 कंट्रीज क्या बन गई, ये 7 बन गई। तब हम इसको क्या बोलने लग गए, ग्रुप 7, G7 बोलने लग गए। फिर लेटर ऑन इसमें इन्होंने रशिया को भी इंक्लूड कर लिया, तब ये ग्रुप बन गया G8। ठीक है, ये इसी तरह से कई सालों तक काम करता रहा। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप जानते हो जैसे आज के टाइम पे रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है ना, इसी तरह की सिचुएशन एक बार हमें 2014 के आसपास भी देखने को मिली थी। एक ना जगह है, मतलब एक एरिया है क्रीमिया करके। ठीक है, तो रशिया ने क्या किया, रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था। ठीक है, उस वजह से ये G8 जो कंट्रीज थी उन्होंने रशिया को वहां से बाहर कर दिया। फिर फाइनली अब हमारे पास क्या है, G7। पहले बात तो G7 G8 में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। पहले 6 कंट्रीज थी, फिर कनाडा आया, G7 बना। फिर रशिया ऐड हुआ, G8 बना।
फिर क्रीमिया के एनेक्सेशन के बाद रशिया को बाहर कर दिया, तो वापस से अब ग्रुप क्या है, G7। तो कंट्रीज एक तो याद रखनी है कि आखिर G7 में कौन कौन सी कंट्रीज है। तो जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली और जापान, ये कंट्रीज हमें देखने को मिल जाती हैं। सर ठीक है, ये बात समझ आ गई, G7 G8 पूरी तरह से क्लियर है। अब देखो क्या होता है, ये G7 G8 चलता रहा इस तरह से। अब 1997 और 1998 में ना हमें देखने को मिलता है एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है सर, उसके बाद G7 को लगता है यार कि नहीं, हम ना सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज को यहाँ पे बिठा के बैठे लेकर बैठे हुए हैं, हमें ना जो बाकी की और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस तो एक आ रहे हैं। तो अगर हमने डेवलपिंग कंट्रीज को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया तो कहीं ना कहीं हम इस तरह के क्राइसिस को टैकल नहीं कर पाएंगे। तो 1999 में एक ग्रुप बनता है G20। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली उसके बेसिस पे क्या होता है, जो और भी बहुत सारी कंट्रीज जो आप यहाँ पे नाम देख सकते हो, इनको इंक्लूड कर लिया जाता है और एक ग्रुप बन जाता है G20। ध्यान क्या रखना है, G20 में 20 कंट्रीज नहीं है, आई रिपीट, दरअसल में है क्या, G20 में 19 कंट्रीज हैं और साथ में इनके क्या आता है, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन। रीजन क्या था, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो ऐसा एक्सपेक्ट किया गया कि जो मेजर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज हैं उनको भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा इसके अंदर। उस टाइम पर सिर्फ इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हो गया या फिर सेंट्रल बैंक के गवर्नर हो गया, उनको इंक्लूड किया गया था। बट ओवर द टाइम बाद में हमने नोटिस किया कि नहीं, इनके हेड ऑफ स्टेट्स जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट साहब हो गया, उनको इंक्लूड करना चाहिए। फिर 2007-8 के बाद हमने उनको भी इंक्लूड करने लगे हैं। तो G20 इस तरह से काफी इवॉल्व हो गया है। ध्यान रखना, पहले इन सभी का फोकस ना कहीं इकोनॉमी के ऊपर होता था, पर आज के टाइम पर इनके जो फोकस है बहुत ही ब्रॉड बेस हो गए हैं। क्लाइमेट चेंज भी डिस्कस होता है, ठीक है, टेररिज्म हम डिस्कस कर रहे हैं, इस तरह के अलग अलग मुद्दे भी अब डिस्कस होने लगे हैं। सारे मुद्दे अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हो गया G7 G8 और G20। एक बार कंट्रीज देख लो दोबारा से, ताकि रिवाइज मतलब याद यहीं करके जाओ। जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान, ये G7 है। G8 डालेंगे तो रशिया आ जाएगा, और बाकी की जो 12 या रादर आई शुड से 11 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन को इंक्लूड करेंगे तो G20 हमारे पास बन जाएगा। इन 11 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन को एक बार देख लेते हैं। इनमें आ गया हमारा टर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ कोरिया, मेक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, एक बार घर पे जाके, मतलब घर पे जाके इन द सेंस की लेक्चर खत्म होने के बाद एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेना। यहाँ पर मैंने मैप दिया हुआ है, एक बार प्लॉट करने की कोशिश करना कि अच्छा ये कंट्री यहाँ पर है, तो आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। फिर ये क्वेश्चन पे वापस आते हैं, तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कौन सी कंट्रीज, देखो, अर्जेंटीना, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, टर्की, ये सारी की सारी कंट्रीज G20 की मेंबर हैं। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, न्यूजीलैंड, सर इनका क्या था, बताओ कौन सी कंट्री है इनमें से नहीं है। देखो, ऑस्ट्रेलिया तो है ही है, ठीक है ना, उसके अलावा कनाडा भी हमने देखा ही हुआ है, पर क्या मलेशिया था, द आंसर इज नो। ठीक है, तो इस वजह से स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। साथ में न्यूजीलैंड भी हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलता, तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, थर्ड भी आपको गलत मिल जाएगी। कंफ्यूजन ना फोर्थ में हो सकती थी आपको कि यहाँ पर कौन सी कंट्री नहीं है, तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, जो सिंगापुर है, इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ G20। ठीक है, तो स्टेटमेंट 4 भी गलत है। आंसर सही क्या है, ऑप्शन ए ही आपका ठीक आंसर हो जाएगा। तो मेक श्योर आप इनको एक बार ना अपने एंड पे भी इनको याद करने की कोशिश कीजिए कौन कौन सी कंट्रीज है, क्योंकि यूपीएससी इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछता रहा है और आने वाले टाइम में भी पूछ सकता है। G20 तो बहुत ज्यादा न्यूज में है इस साल, तो मेक श्योर आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। सर कल के लिए होमवर्क है आपका लिथियम ट्राइंगल। लिथियम ट्राइंगल के आपने कंट्रीज को देखना है, कौन कौन सी कंट्रीज है लिथियम ट्राइंगल के अंदर, मीनिंग क्या होता है इसका, एंड एट द सेम टाइम इनको प्लॉट करने की कोशिश करनी है मैप के अंदर, फिर कल हम इनको डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं आगे, हमारा अगला टॉपिक है दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली क्या कहा है कि जो लेजिस्लेचर जो डिस्क्वालिफिकेशन फेस कर रहे हैं अंडर एडीएल, दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ, वो फ्लोर टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब एडीएल समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, पहले के टाइम पर ना हमारे पास कोई इस तरह का लॉ नहीं था, तो होता क्या था, ये एक मान लो लेजिस्लेटर है, ये सुबह सुबह चला गया कांग्रेस के अंदर, शाम को चला गया बीजेपी के अंदर, ठीक है, मतलब, और रात को चला गया लेट्स से समाजवादी पार्टी के अंदर। इस तरह की चीजें बड़ी होती थी कि एक मतलब सुबह एक पार्टी में, दोपहर को दूसरी पार्टी में, शाम को तीसरी पार्टी में, तो बड़ी तेजी से पार्टी से ऐसे चेंज करते रहते थे। उससे दिक्कत क्या आती थी, इंस्टेबिलिटी की। ठीक है ना, एक पार्टी ने ज्यादा पैसा दे दिया या फिर जो मर्जी आप कहना चाहो, ठीक है, आप सभी जानते हो रियलिटी को, कि एक पार्टी ने कुछ ज्यादा बेनिफिट्स देती तो वहां चले गए, दूसरी ने ज्यादा बेनिफिट्स दिए तो वहां चले गए, इस तरह से स्विच करते रहते थे। वोटर्स वोट देते थे किसी और एजेंडा के ऊपर, ठीक है, हमारे जो पॉलिटिशियंस थे
वो किसी और एजेंडा की वजह से कहीं और चले जाते थे, ठीक है। तो एक बहुत ही फेमस चीज पॉपुलर हुई थी, आया राम गया राम, ठीक है ना, कि बस ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज आराम से चेंज कर ली जाती थी। पर इससे दिक्कत क्या थी भाई, डेमोक्रेसी अंडरमाइन होती थी। तो यहाँ पर ना 1985 के अंदर हमारे पास एक लॉ आता है, दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। 52nd अमेंडमेंट लेकर आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसने 10th शेड्यूल ऐड किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जहां पर प्रोविजन रखी गई डिफेक्शन के रिगार्डिंग, कि क्या कोई पर्टिकुलर जो हमारा लेजिस्लेटर है वो पार्टी को चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता। तो यहाँ पर यही पर्टिकुलर ग्राउंड देखेंगे। अब ध्यान रखना है कि जो मतलब एक तरह से यहाँ पे प्रोसेस बताया गया है, ठीक है, कि क्या चीज डिफेक्शन है या क्या चीज नहीं है। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि दोनों सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों जगह पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। आप चाहे देख लो, महाराष्ट्र का केस अभी थोड़े टाइम पहले न्यूज में आया था, कर्नाटका का केस आया था पहले, मध्य प्रदेश का आया था। तो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी ये एप्लीकेबल हो जाता है। फोकस यही है कि हम डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करें और पॉलिटिकल डिफेक्शन को यहाँ पर रोक पाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, कि कहां पर हम एक पर्टिकुलर मेंबर को मानेंगे कि वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तो यहाँ पर नोटिस करो, पहली चीज, अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की वॉलेंटेरिली अपनी मेंबरशिप को गिव अप कर दे, तब उसके ऊपर डिस्क्वालीफाई उसको किया जा सकता है। उसके साथ ही साथ अगर मान लो पॉलिटिकल जो विप होता है, ठीक है ना, अगर विप ने जो बोला है उसको उस हिसाब से वो वोट नहीं करता, उसको डिसओबे करता है, मान लो उसको बोल दिया था कि आपने इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के फेवर में वोट करना है, तो या तो उसने अब्सटेन कर दिया या उसके अगेंस्ट में वोट किया। तो यहां पर इस तरह से अगर वो कॉन्ट्रेरी वोट करता है अपने विप के हिसाब से, तब भी उसके ऊपर उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर मान लो एक इंडिपेंडेंट एमएलए है, ठीक है, इंडिपेंडेंट एमएलए है, तो यहां पर उसका कोई पार्टी से थोड़ी इलेक्ट हो गया है, पर सोचो इंडिपेंडेंट होने के बाद उसने कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली, तो अगर ऐसा होता है तब भी उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन होगा, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट अगर एमएलए है या एमपी है इंडिपेंडेंट, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तब भी उसके ऊपर लगेगा। एंड सिमिलरली अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है और वो 6 महीने के बाद पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, तब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। देखो मैं एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे पहले रंजन गोगोई जी, ठीक है। अब इनको राज्यसभा के अंदर नॉमिनेशन दिया गया, या फिर कहीं पर भी मान लो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, तो अगर 6 महीने तक तो ठीक है, अगर ये 6 महीने के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, इट इज परफेक्टली फाइन। पर अगर एक नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद में कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, तब उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन लगेगा, ठीक है। तो 6 महीने वाला प्रोविजन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पर इसके साथ में कुछ ना कुछ यहाँ पे एग्जेम्पशन या एक्सेप्शन हमें देखने को मिल जाती हैं। सर वो क्या है, देखो अगर एक मर्जर होता है तब उस केस में, सर मर्जर का मीनिंग क्या है, अगर मान लो एक कोई पार्टी है, ठीक है ना, वो किसी और के साथ मर्ज हो जाती है, और मर्ज भी कैसे होती है कि 2/3 लेजिस्लेचर का यहाँ पर हमें कंसेंट देखने को मिलता है, उस केस में ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। ना ही वो लोग जो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी के साथ मर्ज हुए हैं, ना ही उनके ऊपर लगेगा, ना ही उनके ऊपर जो कि बच गए हैं, ठीक है ना। मान लो जैसे 40 लोग थे, इनमें से मान लो 30 लोग यहाँ पे चले गए, 2/3 से ज्यादा हो गया, और 10 लोग बाकी बचे हैं, तो ना इनके ऊपर डिफेक्शन लगेगा, एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा, ना ही इनके ऊपर लगेगा। तो इस तरह से 2/3 लेजिस्लेचर का आपको प्रेजेंट याद होना चाहिए। पहले ये नंबर 1/3 हुआ करता था, अब ये नंबर 2/3 हो चुका है। इसके साथ ही जो स्पीकर हो गया, चेयरमैन हो गया, डिप्टी चेयरमैन हो गया, यहाँ पर ये भी एग्जेम्प्टेड है। अगर मान लो किसी स्पीकर का मन करता है कि अपनी पार्टी को मैं छोड़ दूं आफ्टर बिकमिंग अ स्पीकर, तो वो आराम से छोड़ सकता है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ उनके ऊपर नहीं लगेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर और, कि कौन सी अथॉरिटी यहाँ पर डिसाइडिंग अथॉरिटी होती है, तो डिसाइडिंग अथॉरिटी होती है वहां का प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, स्पीकर या चेयरमैन। अगर लोकसभा होगा तो स्पीकर, एंड अकॉर्डिंगली राज्यसभा होगा तो वहां पर चेयरमैन हमें देखने को मिल जाता है। इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी टाइम पीरियड यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कुछ जगह पे ऐसा बोला है कि टाइम कम लेना चाहिए, पर ध्यान रखना है लॉ के अंदर कोई भी टाइम पीरियड यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं देखने को मिलता। एक इंपॉर्टेंट चीज और, जो भी डिसीजन स्पीकर या चेयरमैन लेता है वहां पर जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। सुप्रीम कोर्ट ने इनफैक्ट कई बार उसके ऊपर डिसीजन दिया भी है ऑलरेडी। इसके साथ ही जब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपना डिसीजन नहीं देता, तब तक जुडिशरी उसके अंदर इंटरवीन नहीं करती। ये सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर हर किसी के ऊपर पहले क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, एंड फ्यूचर में पूछा भी जा सकता है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यूपीएससी 2022 का ही है, मैंने आपको पढ़ा दिया है, कोशिश करना इसको अटेम्प्ट करने की, और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना इसका सही आंसर क्या है, ए बी सी डी कौन सा है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज जन औषधि केंद्र। अभी रिसेंटली ऑफिशियल्स के हिसाब से
जो नंबर है जन औषधि स्टोर्स का वो 10,000 से भी ज्यादा हो जाएगा बाय द ईयर एंड, दैट इज बाय दिसंबर 2023। अब सर ये जन औषधि केंद्र क्या है? दरअसल में ना हमारी सरकार की एक स्कीम है। स्कीम क्या है सर? पीएम बीजेपी, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। अब इसके अंदर क्या है, हमारी कोशिश है कि लोगों को ना सस्ते दामों के ऊपर उनको अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड करी जाए। देखो, एक होती है मेडिसिन, एक तो होती है ब्रांडेड मेडिसिन, ठीक है, किसी ब्रांड की मेडिसिन होती है। अब ये मेडिसिन तो बड़ी महंगी होती हैं सर, राइट। अब इसकी जगह पर आप खुद सोचो, अगर हम जेनरिक मेडिसिन दें। सर जेनरिक मेडिसिन का मतलब देखो, बस यहाँ से ना ब्रांड हट जाएगा, ठीक है, ये ब्रांड की नहीं होंगी, हालांकि ये क्वालिटी वही होगी, समझ रहे हो? क्वालिटी वही है जो ओरिजिनल मेडिसिन की है, बस ये क्या है, उसके ऊपर ब्रांडेड ब्रांड नहीं है। तो फर्क क्या होता है? क्वालिटी वही है, इफेक्टिवनेस उतनी ही है, फायदा उस मेडिसिन को लेने का उतना ही होगा, बस उसके ऊपर ब्रांड का मेंशन नहीं होगा। फर्क क्या आ जाएगा, ये मान लो अगर 100 रुपए की थी तो शायद ये 40 रुपए की आ जाएगी, ठीक है ना, बाकी क्वालिटी के अंदर कोई फर्क नहीं है। अब हमारा यहाँ पे यही कोशिश है इन जन औषधि केंद्र के द्वारा कि हम ये जो क्वालिटी मेडिसिन हैं ऑफ जेनरिक ड्रग्स, ये अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर लोगों तक पहुंचा पाएं, ताकि मेडिसिन उनको अच्छे से वो एक्सेस कर पाएं। तो यही पर्टिकुलर हमारा कैंपेन है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, और जन औषधि केंद्र के थ्रू हम ये चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ध्यान में रखना है कि वैसे तो ये पर्टिकुलर स्कीम है वो 2008 में लॉन्च हो गई थी, पर इसको रिवैम्प किया गया था 2015-16 के अंदर। यहाँ पर अराउंड 1750 ड्रग्स, 280 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, और यहाँ पर ना कई बार कंफ्यूजन भी हो जाती है, हमें लगेगा कि सर ये तो ना थोड़ा हेल्थ के साथ लिंक्ड है, ठीक है ना, कि लोगों की सेहत हमें अच्छी करनी है तभी तो मेडिसिन दे रहे हैं। पर ध्यान रखना, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत नहीं आती। आई रिपीट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत नहीं आती। तो सर किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? सर देखो, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे यूपीएससी आपके साथ ना खेल खेल सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत ये आती है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल उसी के अंदर है, ठीक है। ये देख सकते हो आप, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, ये इसके रिगार्डिंग इंप्लीमेंट करती है। ये बाकी चीजें मैंने आपको बताई दी हैं, किस तरह से जो इसका प्राइस होता है 50 से 90% कम होता है। जो बीपीपीआई है, ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू इन इंडिया, वो इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम कर दी है। यहाँ पर देखो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, अलग अलग थेरेपेटिक मेडिसिन हो गया, ओटीसी प्रोडक्ट्स हो गया, साथ में ही आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन हो गया उनकी जरूरत होती है। प्रोटीन पाउडर भी अब यहाँ पे होते हैं, उसके अलावा कुछ फूड सप्लीमेंट्स, प्रोटीन बार, इम्यूनिटी बार, सैनिटाइजर, फेस मास्क, ठीक है, ग्लूकोमीटर्स, पल्स ऑक्सीमीटर आप जानते हो, ये सारी चीजें भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज, इनको कौन ओपन कर सकता है? हमारी सरकार ओपन कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ भी इसको कर सकती हैं, कुछ ट्रस्ट, प्राइवेट हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, डॉक्टर्स भी इसको खोल सकते हैं, कोई फार्मासिस्ट जो कि अनएम्प्लॉयड हो वो भी इसको खोल सकता है, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर भी इनको एलिजिबल हैं इन तरह के स्टोर्स को ओपन करने के लिए। ध्यान रखना, एक बी फार्मा पर्सन या फिर डी फार्मा डिग्री होल्डर एज अ फार्मासिस्ट इस प्रपोज्ड स्टोर के अंदर होना ही होना चाहिए, ताकि वो अपन उस हिसाब से दवाई दे पाए। बेसिकली एक एक्सपर्ट होना चाहिए, इसकी यहाँ पे बात करी गई है। तो ये होगी जन औषधि केंद्र के रिगार्डिंग बात। एक और क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया, इसको ट्राई करना आंसर करने की, फिर कल हम इसको डिस्कस करेंगे। कल मैंने आपको कुछ और क्वेश्चंस भी दिए थे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जीडीपी के बारे में आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, याद है या नहीं याद है? यस। तो यहाँ पर मैंने एक दो चीजें देखो, एक बात तो नोटिस करो, हमारी जीडीपी ग्रोथ में कमी आई है, ठीक है ना, जीडीपी ग्रोथ हमारी 4.4% पे चली गई है, पिछले सालों के अंदर ये काफी अच्छी रही है। तो एक तो सर पहले ये क्वेश्चन आता है कि हमारी जीडीपी आखिर कम क्यों हो रही है? पहली बात तो समझो, ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं Q3 की। दरअसल में होता क्या है ना, एक साल के अंदर हमें टोटल 4 क्वार्टर देखने को मिलते हैं। क्वार्टर मतलब 3-3 महीने वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अप्रैल टू जून हमारा Q1 रहता है, फिर जुलाई टू सितंबर Q2 हो गया, फिर अक्टूबर टू दिसंबर Q3 हो गया, एंड जनवरी टू मार्च हमारा Q4 हो गया। तो ये जो टाइम है अक्टूबर टू दिसंबर का, इसको बोलते हैं हम Q3, Q3। तो जो Q3 का रिजल्ट है ना इसका जीडीपी का, वो हमारे सामने आया है। सर कब आया है? इसके खत्म होने के 2 महीने पहले, 2 महीने बाद एज इन, जैसे मैं आप एग्जाम्पल बताता हूँ, 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर, यही तो था Q3। अब इसके 2 महीने बाद यानी कि 28 फरवरी को हमारे पास इसका डेटा आया है Q3 का। तो ये बात हम समझ गए किसका डेटा है। अब जीडीपी नंबर्स में हमें कमी देखने को मिली है। अब सर कमी क्यों है? देखो काफी सारे रीजन है। पहला है कि हमारे पास ना पहले होता था बेस इफेक्ट,
सर बेस इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ इसको। देखो, होता क्या है ना कि अगर आपका बेस कम हो तो आपको चीज हमेशा बड़ी हुई दिखती है। समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं पहले भी आपको एग्जांपल दिया था, जैसे मान लो मैं विराट कोहली की ही एग्जांपल देता हूँ। देखो, मान लो विराट कोहली की 10-12 इनिंग्स लेते हैं। मान लो पहले इनिंग में उन्होंने 40 रन बनाए, दूसरे में उन्होंने 48 बनाए, तीसरे में उन्होंने 60 बनाए, चौथे में 100 बनाए, फिर पांचवी में उन्होंने 1 रन बनाया, छठी में उन्होंने 5 रन बनाए। इस तरह से है। अब अगर ना आप सिर्फ इस डेटा को देखोगे, इनकी इनिंग नंबर 5 और इनिंग नंबर 6, तो आप रियलाइज करोगे कि सर इस इनिंग में तो इन्होंने 5 रन 1 रन बनाया था, इसमें इन्होंने 5 रन बना दिए। तो यहां से यहां तो इनका आप बोलोगे कि सर इन्होंने ना 5 टाइम्स ज्यादा स्कोर बनाया है। तो आपको देख के लगेगा इन नंबर्स को कि सर इंडिया, मतलब इंडिया नहीं, विराट कोहली तो बहुत ही अच्छा सर खेल रहे हैं, पिछले इनिंग में जितना स्कोर था उससे 5 गुना ज्यादा रन बना दिए। पर एक्चुअल में हो क्या रहा है ना, आप पिछले वाली चीजों को इग्नोर कर रहे हो। यहां पर क्या हुआ है, ये बेस इतना कम था, ये 1 रन बनाया था ना, उस हिसाब से इस बेस के ऊपर थोड़ा सा रन भी ज्यादा बना देंगे ना तो आपको लगेगा बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। दरअसल में कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर भी यही हुआ। हमारी जीडीपी बहुत ज्यादा नीचे गिर गई। अब उसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा भी इंप्रूव करेंगे ना तो हमें लगेगा यार हम तो बड़ा ही अच्छा कर रहे हैं। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये 5 रन कोई ज्यादा अच्छे रन नहीं है। रन तो हमारे यहाँ पे होने चाहिए थे। पर यही सेम चीज यहाँ पे देखने को मिली है। अब जैसे जैसे हम कोविड-19 से बाहर आ रहे हैं, हमारा जो बेस इफेक्ट की वजह से हमारे जीडीपी नंबर्स बहुत अच्छे दिख रहे थे, अब उनमें भी कमी देखने को मिल जाती है। तो ये बेस इफेक्ट भी अब खत्म हो रहा है, तो इस वजह से हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट थोड़ी कमी देखने को मिल गई है। इसके साथ में आप नोटिस कर रहे हो, दुनिया में ना हर जगह हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, मुद्रास्फीति की दर काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। उस वजह से हो क्या रहा है, आप जानते हो जब इन्फ्लेशन ज्यादा होती है तो क्या करना होता है। तो वहाँ के रेपो रेट हो गया, या फिर जो वहाँ के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो एक तरह के रेट को हाइक करते हैं, रेट बढ़ा देते हैं। ठीक है, चीजें महंगी, मतलब चीजों के जो लोन के जो दाम है वो महंगे करने की कोशिश करते हैं कि लोग कम लोन लें एंड लोगों के हाथ में पैसा कम आए, अकॉर्डिंगली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। अब इस तरह अगर रेट इंक्रीज करते रहेंगे, रेट हाइक करते रहेंगे, उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर आता है, ग्रोथ के ऊपर आता है। तो ये भी हमें देखने को मिला है। साथ में ही कुछ कंट्रीज की सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, उस वजह से इंडिया उन कंट्रीज को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा, कंज्यूमर डिमांड के अंदर कमी आई है। तो ये सारे रीजंस कह रहे हैं कहीं ना कहीं। साथ ही हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी एक कमी देखने को मिली है। तो ये सारे रीजन रहे हैं कि हमारी जो ग्रोथ रेट है जीडीपी की उसमें एक कमी देखने को मिली है। सर ये बातें तो चलो समझ आ गई, आपने जो क्वेश्चन बताए थे उनका बताइए। देखो, मैंने आपसे एक क्वेश्चन तो पूछा था कि आखिर जीडीपी कैलकुलेट कौन करता है, तो आप लोगों ने सही बताया बिल्कुल। जो सीएसओ है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, जो कि किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत, वही रिस्पॉन्सिबल है जीडीपी नंबर्स को हमारे सामने लेकर आने के लिए। तो पहला तो क्वेश्चन ये था। दूसरा मैंने आपसे पूछा था पीएमआई के बारे में। पीएमआई मतलब परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स दरअसल में क्या है ना, ये थोड़ा बताता है कि फ्यूचर में जो मैनेजर्स हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या हमारा फ्यूचर अच्छा रहने वाला है, क्या खराब रहने वाला है, इस तरह की चीजें कि जो बिजनेस कंडीशंस है वो कैसी रहने वाली हैं फ्यूचर के अंदर, उसका एक अनुमान लगाने की कोशिश है। समझ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले लोगों से हम पूछेंगे भैया क्या अनुमान चल रहा है, हम सर्विसेज सेक्टर वाले लोगों से पूछेंगे क्या लगता है आने वाले टाइम के अंदर, क्या आपके पास नए ऑर्डर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लोगों की इंप्लॉयमेंट बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, सप्लायर की डिलीवरीज कैसे हो रही है, इन्वेंट्री कम है या ज्यादा है, ऐसा तो नहीं कि आपका सामान बिक ही नहीं रहा, परचेजिंग एक्टिविटी हो रही है नहीं हो रही। इस तरह की चीजें के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे। उसके बेस पे ऊपर डिसाइड किया जाता है कि फ्यूचर बिजनेस कंडीशन कैसी रहने वाली हैं। तो इसी को बोलते हैं परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। ध्यान रखना, एक आईएचएस मार्केट ग्रुप है, ठीक है, ये दरअसल जो एस&पी स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल है ना उसी का एक पार्ट है, वही इसको परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को निकालता है। इसका अगर मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला बताऊं, ठीक है, तो फॉर्मूला इसका इस तरह से होता है। P1 का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, P1 का मतलब है कितने परसेंटेज नंबर ऑफ क्वेश्चन है जिन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाया। P2 का मतलब है कितने ऐसे परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन है जो कि कांस्टेंट रहे या फिर नो चेंज रहा। और P3 है जहां पे हमें डिक्रीज देखने को मिला, कि कहां पर ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में सिचुएशन खराब है। तो यहां पर ना अगर इस फॉर्मूला को कैलकुलेट करते हैं और अगर नंबर 50 से ज्यादा आता है तो हम बोल देंगे कि आने वाले टाइम में हम एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर नंबर आता है 50 के इक्वल तो हम एक्सपेक्ट करेंगे नो चेंज। वेयर अगर नंबर आता है लेस देन 50 तो हम एक्सपेक्ट करेंगे क्या, एक तरह का कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यही इस तरह से परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर नहीं, ये जो अगर 50 नंबर यहाँ पे आएगा, इससे जब भी ऊपर जाते हैं तो हमें लगता है कि सिचुएशन अच्छी है, जब नीचे आता है तो सिचुएशन आने वाले टाइम के अंदर खराब होने वाली है। तो ये चीजों का आपको अच्छे से
पता होना चाहिए। तो ये हो गए कल के क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन दिया था बाइसेफेनॉल ए के बारे में, ये भी आप सभी ने सही आंसर दिया है, पॉलीकार्बोनेट। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर, कल वाला लेक्चर देख लेना, वहां बहुत अच्छे से मैंने ये चीज आपको समझा रखी है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज परख। अब परख की एक बार फुल फॉर्म देख लो। फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। देखो, ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट देखनी है तो एक तरह से ना हमें देखना पड़ेगा कि उसका किस तरह का उसका असेसमेंट अच्छे से करना पड़ेगा। कई बार पता क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कोई पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से बिलोंग करता है, ठीक है, ये स्टेट बोर्ड की बात हो रही है। इसी तरह से हो सकता है कोई उत्तर प्रदेश बोर्ड से बिलोंग करता हो, कोई तमिलनाडु बोर्ड से करता हो। इस तरह से हम कैसे जज कर पाएंगे कि भैया इसके हो सकता है इसके 90% मार्क्स हो, इसके 80% मार्क्स हो। तो शायद आपको देखने में लगेगा यार ये बंदा बड़ा अच्छा है, ये बंदा उतना अच्छा नहीं कर रहा। पर हो सकता है ना यहाँ पे मार्क्स लाना ही बड़ा मुश्किल हो, यहाँ पर हो सकता है मार्क्स लाना आसान हो। ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बस ऐसे कुछ नहीं है। पर यहाँ पर ना इन सभी चीजों को थोड़ा यूनिफॉर्मली हम स्टूडेंट्स को असेस कर पाए, उनको अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर असेस कर पाए, बेसिकली देख पाए कि पर्सन की जो जो कैंडिडेट है या जो स्टूडेंट है उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट हुई या नहीं हुई। इसके रिगार्डिंग एक होलिस्टिक असेसमेंट की बात करी जा रही है। इसके रिगार्डिंग एक हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्म्स, स्टैंडर्ड प्रोसीजर, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस होनी चाहिए। ये सारी चीजें हम परख के अंदर हमें देखने को मिल जाती हैं। परख दरअसल में जो हमारा एनईपी 2020 था ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसका एक पार्ट है, ताकि हम एक प्रॉपर स्टैंडर्ड यहाँ पे सेट कर पाए। तो यही है इंडिया का फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर, ताकि एक तरह की यूनिफॉर्मिटी आए अक्रॉस द स्कूल बोर्ड्स। अभी रिसेंटली सर न्यूज में क्यों है, क्योंकि देखो ईटीएस एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस सीईओ इन्होंने बोला है कि परख यूनिफॉर्मिटी लेकर आएगा। ठीक है, तो यही दरअसल में बातें यही हैं, मैंने सभी चीजें आपको बता दी। अब देखो, जो ईटीएस की मैं बात कर रहा था, जिसके सीईओ ने ये बात बोली है, तो ये क्या करते हैं, जैसे एग्जाम आप जानते हो ना, जीआरई, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, टॉफल, इस तरह के एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो उन्हीं को मतलब चूज किया गया है इस तरह के रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म को देखने के लिए। बाकी मीनिंग क्या है परख का वो हम अच्छे से समझ चुके हैं। एक और क्वेश्चन भी इनफैक्ट ना मैंने कल दिया था, काफी क्वेश्चन दिए थे आई थिंक शायद कल, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर भी आप सभी ने सही आंसर दिया है। दरअसल में होता क्या है ना, एक हमारे पास इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, आईआईपी, कि हमारी इंडस्ट्रीज वगैरह कैसे काम कर रही हैं। ये रिलीज किया जाता है एनएसओ के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, अब यहाँ पर आईआईपी के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं, पर हमारी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो क्या होती हैं, जो कि बैकबोन होती हैं बाकी इंडस्ट्रीज की। ठीक है ना, इन पर्टिकुलर बैकबोन मतलब आप समझते हो ना बैकबोन, ये वो सेक्टर होते हैं जिनका इंपैक्ट दूसरे और सेक्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इन्हीं को क्या बोलते थे हम, कोर सेक्टर बोल देते हैं। और यहाँ पर हमें 8 कोर सेक्टर देखने को मिलते हैं, पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर। अब इन्हीं आठों का ना हमने एक इंडेक्स बना दिया है, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। समझ आई बात। अब ध्यान क्या रखना है कि इनका वेटेज इस तरह से है, ये दरअसल में डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। तो आपको ध्यान में रखना है, पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी का सबसे ज्यादा होता है, इलेक्ट्रिसिटी, एंड इसी तरह से चलते चलते सबसे लीस्ट फर्टिलाइजर का देखने को मिल जाता है। ध्यान में क्या रखना है कि इसको रिलीज कौन करता है, इंडेक्स ऑफ सॉरी 8 कोर इंडस्ट्रीज को, ये आता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि आता है डीपीआईआईटी के अंदर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। कुछ लोगों ने ना इसकी मिनिस्ट्री गलत लिखी है, कमेंट्स में अंदर मैं देख रहा था, ये मोस्पी के अंदर नहीं है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ये जो आईआईपी है ना, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये आता है एनएसओ के द्वारा, जो कि मोस्पी के अंदर है। पर अगर मैं बात करूं इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज की, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, आईआईपी मोस्पी के थ्रू है। ये जो बात करते हैं इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, ये आता है किसके अंदर, डीपीआईआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके अंदर एक ऑफिस है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो आई होप आपको कंफ्यूजन इसके बारे में नहीं रही होगी। ठीक है, तो यहां पर आप नोटिस कर सकते हो इनका आंसर क्या होगा, कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज कौन सा है। तो अगर आपने इन सभी को अच्छे से ध्यान से देखा होगा तो आंसर बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। तो इनको ऑर्डर वाइज आपको ध्यान में याद होना चाहिए। अगला हमारा टॉपिक है डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो एनईजीडी है, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है 34th CISO। सर CISO क्या है, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। ठीक है, आप जानते हो हमारे जो अलग अलग एरियाज हैं, हमारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पर कुछ ना इश्यूज देखने को मिलते हैं विद रिगार्ड्स टू साइबर सिक्योरिटी। तो उनको हम कैसे इंश्योर कर पाए, हमारे लोगों के अंदर अवेयरनेस कैसे लेकर आ पाए, एक तरह का स्ट्रॉन्ग साइबर इकोसिस्टम कैसे लेकर आना है, वही डीप डाइविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का यहाँ पे काम देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आप नोटिस करो, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना, ये किसके अंडर आता है, साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव के अंदर।
तो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। इसको लॉन्च किया था हमने 2018 के अंदर और इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ताकि हम जो CISOs हैं उनकी कैपेसिटीज को डेवलप कर पाएं, कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं साइबर क्राइम्स को कम करना है, उसके अवेयरनेस को इंक्रीज करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ये एक गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के अंदर कोलैबोरेशन है, तो PPP मॉडल के अंतर्गत हमें ये देखने को मिल जाता है। तो ये हो गए आज के टॉपिक्स जो हमें डिस्कस करने थे। ये 5 मैं ट्रू फॉल्स आपको दे रहा हूँ। पहले भी मैंने लेक्चर के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, मेक श्योर आप उनको भी अच्छे से आंसर करो और इन 5 क्वेश्चंस का भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। कल जो 5 क्वेश्चन दिए थे उनका मैं क्विकली आपको आंसर बताता हूँ। पहला है कॉन्डोलाइट स्टोन्स, बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है कि इनको हम कोणार्क टेम्पल के एक्सटर्नल कार्विंग्स के अंदर यूज करेंगे, बिल्कुल दैट्स ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट है अग्निपथ स्कीम। देखो थोड़ा सा ना ये क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है थोड़ी ढंग से बन नहीं पाई। यहाँ पर एक्चुअल में लिखा है कि एनीवन फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब अंडर स्कीम। देखो एक्चुअल में है क्या कि यहाँ पर अगर लिखा होता ना 17.5 से 21 ईयर के कैंडिडेट, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक होती। पर एक्चुअल में ये क्या है, पैन इंडिया मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट एग्जाम है। तो एक्चुअल में ये स्टेटमेंट कुछ हद तक ठीक भी है, ठीक है, बट आई अंडरस्टैंड, इसको मैं ट्रू भी नहीं मान रहा, मैं फॉल्स भी नहीं मान रहा, क्योंकि थोड़ा सा स्टेटमेंट के बीच में ना थोड़ी मतलब उतनी अच्छे से फ्रेम स्टेटमेंट ये हो नहीं पाई। ठीक है, तो अगर लिखा होता 17.5 से 21 साल का तो डेफिनेटली स्टेटमेंट ट्रू हो जाती। बाइसेफिनॉल ए, ये तो हमने पढ़ ही दिया है, ये बात तो ट्रू ही है। ठीक है, प्लास्टिक पेंट और अदर प्रोडक्ट्स को सॉफ्टन करने के लिए यूज किया जाता है। अग्निपथ स्कीम, यहाँ पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन थी, अप टू 25% है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। पांचवा, रायसीना डायलॉग होस्टेड बाय नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद MEA, द आंसर इज फॉल्स। ठीक है, ये दरअसल में ऑर्गेनाइज किया था किसके द्वारा, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये पर्टिकुलर चीज हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा एक दो स्टेटमेंट में थोड़ी सी माइनर मिस्टेक थी, तो मैंने इंश्योर करूंगा आने वाले टाइम्स के अंदर ऐसी कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है ना, कि थोड़ी मतलब क्लैरिटी रहे, पूरा ऐसे वेग स्टेटमेंट थोड़ी सी थी, इस वजह से मैंने इसका ना थोड़ा इसको स्किप कर देते हैं। बट अदरवाइज आप पॉइंट समझ गए हो कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है कौन सी गलत है। ठीक है, बाकी इन क्वेश्चंस का आंसर और जो बाकी क्वेश्चंस पूछे उन सभी के आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, फिर कल उनको अच्छे से हम डिस्कस कर लेंगे। राइट फ्रेंड्स, अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एस नथिंग एल्स पे जाके इस लेक्चर की PDF को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।